एवरीवन वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सेशंस। और इन सेशंस में हम लोग 2019 से 2025 इसके बीच के जितने भी पीवाईक्यूज हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और ऑलरेडी चैप्टर 1 की पीवाईक्यूज मैंने आपको सॉल्व करा दिए। चैप्टर 2 काफी ज्यादा लेंथी है, तो हो सकता है इसका भी एक सेशन और आए। काफी ज्यादा क्वेश्चन है इसमें। वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है अपने सिलेबस का, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। तो इनके काफी ज्यादा सेशंस होंगे। बाकी जो बचे चैप्टर हैं तो इतने लेंथी चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर के काफी आई थिंक सो 2 या 3 सेशंस ऑलरेडी आ चुके, और बाकी 2 अभी आने बाकी हैं, जिसमें से एक ये भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड बस, पढ़ो जरा क्वेश्चन को पढ़ो इसको। देखो, बोला गया द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीज फ्रॉम 10 to 80 ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। जैसे ही हमने किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखा, तुरंत क्या हुआ, उसका कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ये बात तो हम जान चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा है, याद करो लास्ट सेशन में तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डेफिनेशन दिखाई थी काफी। ठीक है, काफी सारे उसके फॉर्मूले थे। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखो, या फिर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक लिखो। ठीक है, और 2-3 चीजें बताई थी, फिलहाल उनसे हमें कोई मतलब नहीं। हम कैपेसिटेंस वाले पे आते हैं। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के साथ, कौन में कैपेसिटेंस बिना डाइलेक्ट्रिक के। बस हो गया इसका आंसर, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। और स्टार्टिंग से फॉलो करना है यार ये पीवाईक्यू सेशंस को, जो भी लोग नए हो। ठीक है, वरना फिर कोई बेनिफिट नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है मैं तुम्हें पहले ही बता चुका, जिनको मैं इन सेशंस में डायरेक्टली यूज करूंगा। फिर तुम्हें लगेगा कि ये कहाँ से आ गए, तो ये सब आए पुराने सेशन से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले पर आओ। कंसिडर द टू आइडेंटिकल चार्ज लोकेटेड एट पॉइंट 00 a, 0. Is there a point on the line at which the electric field is zero? Is there a point on the line at which the electric potential is zero? पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना, वही पुराना तरीका, काफी बार बोल चुका हूं। पहले क्वेश्चन को समझ लो। कंसिडर द टू पॉइंट चार्जेस, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस हैं, एक है 0,0 पर और एक है a,0 पर। ठीक है, इस चार्ज को भी मान लो क्यों, इसको भी मान लो क्यों। पूछा क्या, इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्या इस लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं। ये मत समझना आइडेंटिकल का मतलब प्लस प्लस होंगे, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम, कौन से होंगे नहीं पता। ठीक है, तो इनको प्लस प्लस मान लो या माइनस माइनस मान लो। बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर लाई करेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी बैक साइड में होगी, है ना। अपोजिट डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो आ जाएगा। बिल्कुल, फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? यस। इज देयर अ पॉइंट ऑन द लाइन एट विच पोटेंशियल इज जीरो। क्या ऐसा पॉइंट है यहाँ पे कोई लाइन के ऊपर जहां पे पोटेंशियल जीरो है? इसका आंसर है नो। क्यों पोटेंशियल जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि यार पोटेंशियल जीरो करने के लिए, पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, उसमें तो प्लस माइनस का साइन लेते हो ना। ठीक है, पोटेंशियल की जब कैलकुलेशन करते हो तो चार्जेस का ये जो साइन होता है ये भी तो लेते हो साथ में। पोटेंशियल इसकी वजह से, पोटेंशियल इसकी वजह से ऐड ही हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। माइनस तो तब होता है ना जब ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल की कैलकुलेशन करते हुए हम साइन का भी ध्यान रखते हैं। पोटेंशियल प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? पॉजिटिव में होगा। इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना होगा? वो भी पॉजिटिव में होगा। दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करके हम जीरो थोड़ी ना ला सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल जीरो कब होता है? जब एक चार्ज होता प्लस, एक चार्ज होता माइनस, एक का पोटेंशियल होता पॉजिटिव, एक का पोटेंशियल होता नेगेटिव। इसका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो, सॉरी नो। पूछा गया है जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस, तो ये मैंने जस्टिफाई कर दिया, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। ठीक है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। कोई भी चार्जेस का सिस्टम है, ठीक है, मान लिया Q1 Q2 Q3 या Q4 Q5, बहुत सारे चार्जेस हैं, उन सबका हमने एक सिस्टम बनाया।
उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की और मान लिया वो पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी नेगेटिव, मान के चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ चुकी क्योंकि ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। अब देखना जरा, पूछा गया है कि इस नेगेटिव वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है। ध्यान से सुनना, किसी भी सब्सटेंस की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो, इस बात का ये मतलब है वो सब्सटेंस स्टेबल है। जितना एनर्जी नेगेटिव वो उतना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, मोर नेगेटिव एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है किसी बॉडी में एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो बॉडी मूव थोड़ी ना करेगी। अगर किसी बॉडी में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसके पास तो चांसेस है मूव करने के क्योंकि है उसके पास एनर्जी। भाई जब किसी बॉडी के पास एनर्जी ही नहीं होगी तो वो क्यों मूव करेगी। तो यानी कि अगर कम एनर्जी होगी या नेगेटिव एनर्जी होगी तो बॉडी कैसी होगी, स्टेबल। मोर नेगेटिव एनर्जी इंप्लाइज चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस आर स्टेबल। बात समझ आई? ठीक है, तो बस ये लिख देना, ये थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में ऐड कर देना इसमें, बस। क्लियर ना इतना? चलो नेक्स्ट पर चले। ये क्वेश्चन हम बहुत 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 बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन और आगे भी देखो कितनी बार देखने को मिलेगा। तो ये तो यार तुम्हें बहुत अच्छे से अब सीख जाना चाहिए इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है। करो जरा वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्या ट्राई सबने? देखो, a capacitor is charged to 12 volt battery, how much energy is stored? एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। C कितना है 100, माइक्रो है तो 10 की पावर -6, ये मत भूल जाना। V का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 144 डिवाइड बाई 2 72, 10 की पावर -4 इतना जूल। सिंपल एकदम फर्स्ट पार्ट तो। चलो जी, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, जो 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया एंड कनेक्ट टू पैरेलल अनदर अनचार्ज 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। बोला है उसने स्टार्टिंग में 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था और वो किससे कनेक्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी से। अब इसको हमने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको हमने एक अनचार्ज कैपेसिटर से लगा दिया और जो अनचार्ज कैपेसिटर है उसकी वैल्यू भी कितना है 100 माइक्रो फैराड। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब बताओ इनमें कितना एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो देख लेते हैं कितना एनर्जी स्टोर्ड होगी। स्टार्टिंग में चार्ज देख लेते हैं, ये इनिशियल केस है, बैटरी कनेक्टेड थी, ये फाइनल केस है। अभी देख लो कि स्टार्टिंग में इसके ऊपर चार्ज कितना है, Q इक्वल टू CV, इसके ऊपर चार्ज है 1200 माइक्रो कूलम ना। Q इक्वल टू CV करोगे C इंटू V, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा इस कैपेसिटर पे 1200। इधर बताओ फाइनल केस में, इस केस में तो इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज होगा मिलाकर के, वो भी तो 1200 होगा। भाई चार्ज तो कंजर्व होता है ना, जो स्टार्टिंग में चार्ज है वो बाद में चार्ज होगा। तुमने बोला कि तुमने इस कैपेसिटर को चार्ज किया और इस पे कितना चार्ज आया 1200। ठीक है, इस कैपेसिटर पे 1200 चार्ज था और ये तो अनचार्ज था, क्वेश्चन में बोला है जीरो चार्ज इस पे। जब तुमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसका चार्ज इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा काफी सारा। कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, आधा। ठीक है, तो हमेशा आधा नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज को। कभी भी ये मत बोल देना कि दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो आधा आधा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, हालांकि इस केस में हो जाएगा क्योंकि इक्वल कैपेसिटेंस है, तो इस चीज को ध्यान में मत रखना। तुम क्या बोलोगे, तुम्हें बता रखा है ये, पहले हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके। दो कैपेसिटर को जब भी कनेक्ट करोगे थोड़ी देर के बाद उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर होगा फिर उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं, उनका जो कॉमन पोटेंशियल है, दो कैपेसिटर को कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल हो जाता है सेम। थोड़ी देर के बाद पोटेंशियल की वैल्यू कितना होती है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है जो स्टार्टिंग में था, टोटल कैपेसिटेंस कितना है 100 100 200। ठीक है, इसमें कोई सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सीधा 100 ये 100 आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा ये 200। ठीक है, तो इनका जो कॉमन पोटेंशियल है वो कितना है 6 वोल्ट। कहने का मतलब इस कैपेसिटर की वोल्टेज भी 6 वोल्ट, इस कैपेसिटर की वोल्टेज भी 6 वोल्ट। अब अगर दोनों की 6 वोल्ट वोल्टेज है तो इनकी जो एनर्जी होगी वो भी तो निकाल पाओगे तुम।
एनर्जी कितना होगी इनकी, हाफ सी वी स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसका हाफ हो जाएगी बस। ये 12 था, ये 6 है, तो हाफ का हाफ हो जाएगी, स्क्वायर है ना, 1/4 हो जाएगी। यहाँ सॉल्व कर लेना, आंसर ये आ जाएगा ये। हाफ सी कितना है 100 माइक्रो, तो 10⁻⁻6, वी कितना है 6 का स्क्वायर, वी आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, पूरे सिस्टम की उसने पूछी है, दो कैपेसिटर है, दोनों की सेम एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगी, यू टोटल डबल हो जाएगी इसका, 36 इंटू 10⁻⁻4 जूल। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। फिर वही चीज, ठीक है। और अब मैं एक चीज नहीं बोल रहा फिर से, कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तुम लोग क्या बोलते हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 में ये बात मेरे मुंह से बहुत बार सुन चुके होगे, तो वो चीज भूल मत जाना। ठीक है, तो वो चीज मैं तुम्हें रिमाइंड करा रहा हूँ, भूल मत जाना, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे हम करते थे ना पुराने सेशंस में, क्वेश्चन चैप्टर 1 2 के जितने भी हम लोगों ने किए क्वेश्चंस, तो हर बार क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसके बारे में उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या चल रहा है उस क्वेश्चन के अंदर, सारी डिटेल देख रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आगे आगे मैं बार बार नहीं बोलूंगी, तुम सुनकर तुम भी बोर हो जाओगे वरना। आओ चलो, पढ़ो इसको क्वेश्चन को। 12 नेगेटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड और इक्वली स्पेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। ये 12 चार्जेस हैं, इनको हमने सर्किल की सर्कमफ्रेंस पे फिक्स कर दिया। रिलेटिव टू पोटेंशियल बीइंग जीरो एट इंफिनिटी, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर पे हम लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सिमेट्रिक फिगर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, ऐसे समझ लो। इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे। इस चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, कैंसिल आउट कर जाएंगे। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, कैंसिल आउट कर जाएंगे। 12 चार्जेस हैं, चारों सब तरफ से इक्वली स्पेस्ड है। ठीक है, तो सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। एक्सप्लेन कर देना इसको, मैंने समझा दिया तुम्हें कैसे जीरो हो जाएगा। इतना फिगर हमारी सिमेट्रिक है, तो एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसका अपोजिट चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट करने के बाद जीरो हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल के लिए तुम्हें बता रखा है क्या करना होता है। पोटेंशियल के लिए एक एक करके वैल्यू चेक करो, आंख बंद करके सीधा ऐड कर दो। पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन होती नहीं है। कितने चार्जेस हैं, 12। एक का पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, बस ये पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है तो उसको सीधा सीधा ऐड करेंगे, उसमें डायरेक्शन हम लोग नहीं देखते। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायरेक्शन देखी तो वो कैंसिल आउट हो गया, पोटेंशियल में डायरेक्शन देखते नहीं है, उसमें सीधा सीधा ऐड कर दो। अगला, इफ द चार्जेस आर अनइक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड ऑन एन आर्क ऑफ 120 डिग्री, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर। ठीक है, बोला गया है कि चार्जेस को हमने इस तरीके से इकट्ठा किया, अब बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल को थोड़ी ना मतलब है कुछ, पोटेंशियल तो अभी भी सेम होगा। देखो, जब तक डिस्टेंस सेम रहेगी, डिस्टेंस अभी भी आर है ना सबकी, जब तक डिस्टेंस और चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल को किसी बात से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। चार्जेस को तुम ऐसे रखो कैसे भी रखो, जब तक तुम डिस्टेंस को चेंज नहीं करोगे तब तक हमारा पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। क्लियर इतनी बात सबको, ठीक है। चलो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, ये 1 करोड़ बार कर चुके हम लोग। ठीक है, इसको तुम लोग कर लेना, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। सिंपल बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले पर आओ, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे लिखते हो, वर्क डन उस पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को लाने के लिए। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क पर यूनिट चार्ज। बस, किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना भी हमें काम करना पड़ा, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में हमें जितना भी काम करना पड़ा किसी भी चार्ज को, चार्ज के ऊपर, इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, चलो सिंपल था ये तो। टू कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, डेरिवेशन तो नहीं कर रहे हैं हम इस सेशन में।
हम डेरिवेशन कहाँ से कर रहे हैं? फ्रॉम प्लेलिस्ट। चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी डेरिवेशन की, उसमें सारे डेरिवेशंस एक साथ हैं। थर्ड पे आ जाओ। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस का क्यू एंड माइनस का क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट 3 ए और 0,4 ए। पहले इतना कर ले। दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट है हमारा कितना था 0,3 ए, एक्स पे 0, एक बार चेक कर लेते हैं। 3 a, 0, एक्स पे 3 a है, वाई पे 0, और एक है हमारा एक्स पे 0, वाई पे 4a। इस पे चार्ज है प्लस का क्यू, इस पे चार्ज है माइनस का क्यू। ठीक है। थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू इज केप्ट एट द ओरिजिन। तीसरा चार्ज है कैपिटल क्यू, उसको हमने कहां पे रखा? ओरिजिन पे। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू एंड ए सो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे ना ये तुम लोग? वीडियो पॉज करो, एक बार जल्दी से ट्राई करो। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम। उसने बोला है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो, अप्लाई करो, फटाफट से सॉल्व करो। कैपिटल क्यू, क्यू, क्यू माइनस क्यू, और माइनस क्यू, ध्यान किस चीज का रखना होता है यहाँ पर? डिस्टेंस का। जो भी तुमने दो चार्ज लिखे, कौन में डिस्टेंस भी उसी की लिखोगे। तो एक बार ये दोनों चार्ज लिखे, एक बार ये दोनों लिखे, एक बार ये दोनों लिखे, तो कौन में डिस्टेंस लिख दो इन सबकी। ठीक है। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच की डिस्टेंस कितना है? 3a। स्मॉल क्यू और माइनस का क्यू की डिस्टेंस कितना है? ये पाइथागोरस से आ जाएगी 5a। पाइथागोरस से निकाल देना। और ये डिस्टेंस कितना है इनके बीच की? 4a। ठीक है। एनर्जी उसने जीरो दे रखी है। के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में ए, ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा, स्मॉल क्यू अपॉन ए, तीनों में से, है ना। बाकी जो बचा लिख दो उसको। क्या बचा बाकी? Q/3 माइनस का Q/5 माइनस का Q/4, यही बचेगा। ये पूरी टर्म इधर जाके जीरो हो जाएगी। Q/3 माइनस Q/4 माइनस Q/5, सॉल्व करके निकाल देना जो भी होगा। कितना जाएगा ये? एलसीएम ले यहाँ से। एक काम करो, पहले Q/5 को इधर ले आओ। ठीक है, और इन दोनों का एलसीएम ले लो। 12, ये हो जाएगा 4Q, ये हो जाएगा 3Q, और ये हो जाएगा Q/12, 12/5। सिंपल एकदम। ठीक है। तो यार ऐसे क्वेश्चन तो अब तुम्हारे कंफर्ट जोन के अंदर होने चाहिए कि सर क्या क्वेश्चन दे रही हो, तुम्हारा ऐसा रिएक्शन होना चाहिए। ये क्वेश्चन अगर पीवाईक्यूज में उसमें एग्जाम में आ जाए तो भाई ये तो तुम्हारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड बस। क्लियर इतनी चीज? चलो आगे बढ़े। Two charge conducting sphere of radius a and b are connected to each other by a wire. Find the ratio of electric field at their surfaces. दो चार्ज स्फीयर है, एक है ए, एक है बी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। एक है ए, एक है बी। इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताना है, और इनको कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने एक वायर से। यार ये बात बहुत 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 बार बोल चुका था मैं। दो किसी भी कंडक्टर को हम आपस में वायर से कनेक्ट करें, उनका क्या सेम होगा? उनका पोटेंशियल सेम होगा। क्या उनका चार्ज सेम होगा? नहीं, इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते। चार्ज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो देखो, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने? इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए के लिए अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड बी के लिए। कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या चार्ज उसने सेम दे रखा है? टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसा नहीं बोला उसने कि चार्ज सेम है। तो Q1 Q2 कर लो इसको। ठीक है, के से के कैंसिल, ये बचेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू Q1 अपॉन में क्यू। क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड है? बिल्कुल है। क्या आंसर को यहीं छोड़ दे? नहीं। कैसे पता चला हमें इसको और सॉल्व करना है? बहुत ध्यान से सुनना बात। ठीक है, हमें ऐसे पता चला कि इसको मुझे आगे और भी सॉल्व करना है कि क्वेश्चन में
जो भी तुम्हें डेटा गिवन हो तुम आंसर उसी के टर्म्स में छोड़ोगे। जैसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या गिवन है, ए और बी गिवन है। क्या तुम्हें Q1 और Q2 दे रखा था क्वेश्चन में? नहीं, वो तो हमने माना है ना यार अपनी तरफ से। मैथ्स में करते थे ना, छोटी क्लास में मैथ्स में करते थे, लेट द वैल्यू एक्स, मान लो अपनी तरफ से वैल्यू को, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो। लेकिन लास्ट में फिर सॉल्व करके उस एक्स की वैल्यू भी तो बतानी पड़ती थी हम लोगों को कि भाई सॉल्व करके हमारा एक्स की वैल्यू इतना आ चुकी है। ठीक है, तो जो भी चीज हम लोग अपनी तरफ से मानते हैं उसकी वैल्यू को फिर लास्ट में जाकर के बताना पड़ता है। इस बात का सबको ध्यान रहे। ठीक है, तो इसमें कैसे बताएं Q1 Q2 की वैल्यू? तो उसने इसके लिए हमें इसी के लिए दे रखा है कि इसको वायर से कनेक्ट किया। अगर वायर से कनेक्ट करोगे तो इनका क्या सेम होगा, इनका पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम की हेल्प से आ जाएगा चार्जेस का रेशो। ठीक है, ये होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला। यहां से जरा चार्जेस का रेशो निकाल दो, Q1/Q2। देख रहे हो कितना सोचना होगा तुम्हें, तभी बोल रहा हूँ पीवाईक्यू सेशंस को स्टार्टिंग से अटेंड करो। बहुत अच्छे से तुम्हें सोचना सिखा रखा है। ठीक है, कि क्वेश्चन को सोचा कैसे जाता है। ई ए अपॉन ई बी इक्वेशन 1 में पुट कर दो इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे हैं पीवाईक्यू सेशन, वो प्लीज स्टेप्स को मत भूल जाना कि क्वेश्चन को सोचना कैसे होता है। एक पता चले सीधा सॉल्यूशन पे जंप कर रहे हो, कि बस हमारा आंसर आ जाए किसी तरीके से और हम तो भाई खुश हैं। ऐसा मत कर देना। ठीक है, तुम्हें बहुत बहुत बार बता रखा है मैंने कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, एनालाइज करो, उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्या अब आंसर को छोड़ सकता हूँ यहाँ पे? बिल्कुल छोड़ सकते हैं, क्योंकि आंसर ए और बी के टर्म्स में आ रहा है। ए और बी तो उसने खुद ने डिफाइन कर रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, समझ आया ना सबको ये? तो ये जब वायर कनेक्ट हो तो ध्यान रखना हमेशा पोटेंशियल सेम होता है। एक ना एक डेटा पोटेंशियल सेम करके आएगा। फिर से वही क्वेश्चन, इतनी इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका, तो यार तुम लोग बहुत एक्सपर्ट हो जानी चाहिए। कमेंट्स में एक बार जरूर बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय ए बैटरी ऑफ वोल्टेज बी। कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है सी, को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी की वोल्टेज है बी। ठीक है, द बैटरी डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट किया और एक अनचार्ज कैपेसिटर जिसकी वैल्यू है 2C, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। सेम क्वेश्चन है ना, बस अब की बार वैल्यू नहीं दे रखी, एबीसीडी दे रखा है। फाइंड द रेशो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी। ए और बी के ऊपर फाइनल चार्ज का रेशो बताओ। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी एंड दैट ऑफ स्टोर्ड इन ए इनिशियली। ठीक है, तो एनर्जी बतानी है ए और बी की। चलो करना स्टार्ट करें फिर से, और मैं थोड़ा फास्टली करा रहा हूँ इसको, काफी बार बता दिया इसका कॉन्सेप्ट तो। ठीक है, स्टार्टिंग में चार्ज कितना है, तुम बोलोगे सीवी। ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज सेम होगा? नहीं, कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बाद का चार्ज इसका मान लो Q1 डैश, इसका चार्ज मान लो Q2 डैश। लेकिन एक बात की श्योरिटी है, Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल होगा? CV के इक्वल होगा। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से। तो बाद का चार्ज है टोटल, जो स्टार्टिंग में चार्ज था, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, है ना। इन दोनों कैपेसिटेंस को आपस में कनेक्ट किया तो इनका क्या पोटेंशियल सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा पोटेंशियल। कितना होगी पोटेंशियल की वैल्यू? टोटल चार्ज ऑन में कैपेसिटेंस, यही होता है ना, कॉमन पोटेंशियल। कितना होगा? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है? सीवी। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? एक है सी और एक है 2C। ऐड कर दो, कितना हो गया नीचे ये? 3C। ठीक है, सी से सी कैंसिल, बिल्कुल। कॉमन पोटेंशियल कितना आ चुका हमारा? V/3। ठीक है, अब फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी। ए और बी के जो चार्जेस हैं वो चेक करो। बस कैपेसिटेंस हमें पता है, पोटेंशियल हमें मिल चुका, चार्जेस कितना आ जाएगा? Q1 डैश और Q2 डैश देख लो। देयरफॉर Q1 डैश ये होगा CV। ठीक है, V डैश मतलब बाद का पोटेंशियल मैंने डिनोट कर दिया उसको, और इसकी वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.3। Q2 डैश कितना होगा? Q2 डैश भी हमारा होगा 2C इंटू में V डैश। V डैश कितना है? V/3, 2C/3। आ चुका दोनों का चार्जेस। क्या उसने चार्जेस पूछे थे? नहीं, क्या पूछा था फिर? चार्जेस का रेशो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा था। ठीक है, इन्हीं छोटी छोटी चीजों पे नंबर कट जाते हैं। उसने पूछा था चार्जेस का रेशो। चार्जेस का रेशो कितना होगा?
CV/3 टू CV/3 कैंसिल सब कुछ। CV/3 से CV/3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। ये तो यार सबको समझ आया होगा। ठीक है, क्या पूछा उसने? एनर्जी, एनर्जी पूछी है उसने। ठीक है, एनर्जी निकाल दो। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV²। हाफ सी कितना है, सी है, वी कितना है, V/3। वी डैश कर लो एक्चुअल में इसको, V/3 का स्क्वायर। ठीक है, यहीं छोड़ दो इसको। एनर्जी बी की कितना है, हाफ 2C, वी डैश का स्क्वायर। और वी डैश कितना है हमारा, फिर से V/3 का स्क्वायर। आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। उसने देखो पूछा क्या है, पूछा क्या है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली। ठीक है, उसने रेशो पूछा है दो चीज का। कौन सी दो चीज? पहला एनर्जी, कौन सी एनर्जी? टोटल एनर्जी ए और बी की मिलाकर। और किसका रेशो पूछा है? एंड स्टोर्ड इन ए इनिशियली, और जो ए में स्टार्टिंग में स्टोर थी। ठीक है, बाद में ए और बी की मिलाकर स्टार्टिंग में जो ए की थी, इन दोनों की एनर्जी का रेशो पूछा है। बाद में ए और बी की मिलाकर कितना होगी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। स्टार्टिंग में ए के पास कितना एनर्जी थी, तो स्टार्टिंग में ये सी था, ये बी था, सिंपल हाफ CV²। ठीक है, रिक्वायर्ड रेशो, जो भी उसने रेशो पूछा है हमसे, रेशो किस किस चीज का पूछा है, बहुत ध्यान से देखो। UA प्लस UB अपॉन हाफ CV²। इसको वी डैश मत कर देना गलती से, उसने वर्ड लिख रखा है कि ए में एनर्जी चाहिए जो स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग में तो कॉमन पोटेंशियल थोड़ी था, स्टार्टिंग में तो वोल्टेज भी था। ये वी डैश तो बाद में आया ना, इनका कॉमन वोल्टेज वी डैश, जिसको मैंने वी डैश लिखा, दोनों का कॉमन वोल्टेज। ठीक है, तो इस बात का खास ध्यान रहे जरा। क्वेश्चन को पढ़ना काफी जरूरी है, क्या पूछा है, क्या गिवन है। अब बस कैलकुलेशन बची है मेरे ख्याल से, इसमें कुछ बचता नहीं है। हाफ CV/3 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2C V/3 का स्क्वायर अपॉन में हाफ CV²। तो हाफ CV² तो खत्म हो गया ऊपर नीचे से, है ना। खत्म कर दो हाफ CV² को, तो हाफ 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 सी 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 V²। जो बचा लिख दो, क्या बचेगा, 1/3 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 2 यहाँ बचेगा, इंटू 1/3 का स्क्वायर यहाँ बचेगा। 1/3 का स्क्वायर 1/9, 2 इंटू 1/9, 2/9, ये हो जाएगा 3/9, यानी कि 1/3। रेशो कितना आ जाएगा इसका, 1 रेशो। ठीक है, हालांकि मैं कराने नहीं वाला था ये क्वेश्चन, बट चलो करा दिया मैंने। थोड़ा सा इसका भी आइडिया लग जाएगा, क्योंकि अभी तक बस न्यूमेरिकल वैल्यूज वाली कर रहे थे, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं थी। ये ABCD करके लिखा था 2CC, तो इसलिए मैंने करा दिया, ताकि एक बार एटलीस्ट तुम्हें आइडिया रहे। ठीक है, हालांकि कॉन्सेप्ट तो हमें इसका पहले से पता था कि आपस में इनको कनेक्ट करो तो वोल्टेज सेम होगा, चार्ज कंजर्व रहेगा, है ना। आ जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। वीडियो को पॉज करो और एक बार ट्राई करो। मैं ट्राई सबने, चलो बहुत अच्छी बात है, देख लेते हैं इसको। पहला स्टेप क्वेश्चन का, पहला स्टेप ये कि हम क्वेश्चन को पहले समझेंगे, उसके बाद करेंगे इसमें जो भी करना है। A point charge Q naught is moving along a circular path of radius a। एक पॉइंट चार्ज है Q naught और वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस कितना है a। चलो इतना बना ले, एक Q naught है, ये मूव कर रहा है और इसकी रेडियस कितना है a। विद ए पॉइंट चार्ज माइनस Q एट सेंटर, एक चार्ज है माइनस का Q, वो रखा है सेंटर पे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q naught की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितना होगी। ठीक है, पहली चीज, कोई भी चीज सर्किल में रिवॉल्व करे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करे, इसकी वजह से रिवॉल्व करती है, बहुत बढ़िया, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये कहां से आया, इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये Q नॉट है, ये माइनस Q है, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। वही अट्रैक्टिव फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत? ठीक है, माइनस का साइन क्यों नहीं लिया आपने यहाँ पे, भाई फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर में हम माइनस का साइन नहीं देखते। ठीक है, ऑप्शन भी देख सकते हो, ऑप्शन में कहीं भी माइनस का साइन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में माइनस का साइन हम नहीं देखते, हम डायरेक्शन को अलग से देख लेते हैं। ठीक है,
देखो, आर से आर कैंसिल। क्वेश्चन में क्या पूछा था? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई? बिल्कुल मिल गई। अगर मैं इसमें हाफ लगा दूं तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। दोनों तरफ हाफ लगा दूं अगर, बिल्कुल बन जाएगा। यही तो आंसर है हमारा। यही तो उसने बोला है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगी? ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्यू नॉट क्यू अपॉन में आर। आर मतलब उसकी रेडियस ए दे रखी है उसमें। क्यू क्यू नॉट अपॉन ए, और नीचे आएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन ए 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना बी? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से मार्क किया करो एकदम सोच करके। मेरे से बेकार क्वेश्चन। तो ये ऐसे आंख बंद करो और आंख बंद करके तुम लोग कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो पूछी है उसने, फॉर्मूला लगाओ, निकालो आंसर। देख लो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं सेम सेम क्वेश्चन ये। तो अगर पीवाईक्यूज भी कर लोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, उसके अलावा भी तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ये फर्स्ट पार्ट तो डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो हम यहाँ पे करते नहीं है। इसको करना फ्रॉम प्लेलिस्ट, फ्रॉम डेरिवेशन प्लेलिस्ट। ठीक है, अब जरा सेकंड पार्ट देखो, सेम एकदम सेम सेकंड पार्ट। इसको तुम लोग ट्राई करो। ठीक है, मैं ऐसा क्वेश्चन फिर से करा चुका। वही सेम चीज बोली उसने, घिसे पिटे बातें, अब तो रट चुका होगा ये। एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर C1, इसका वोल्टेज V0। इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट किया, ठीक है, फिर इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट किया आपस में, फिर इनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे, एनर्जी का सेम क्वेश्चन जस्ट अभी अभी किया है ना। तो यार इन क्वेश्चन को जरूर 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 ट्राई कर लिया करो, जो क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता रहूं। ठीक है, छोड़ मत देना कि ये तो हम कर ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कर ही लोगे, पता चलेगा जब खुद से करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और जस्ट अभी करो इसको खुद से। नहीं होगा मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं प्रोवाइड करूंगा इसको सॉल्यूशन। ठीक है, सेम क्वेश्चन एकदम, बहुत बार रिपीट हो गया अभी, काफी बार करा चुका मैं। ठीक है, वही सेम चीज, दो बॉल है आपस में वायर से कनेक्ट किया, तो चार्जेस का वो बताओ रेशो, तो क्या होगा? पहले पोटेंशियल सेम करो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, दो इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करो, सेम एकदम। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को यार बता देना मुझे अगर तुम लोगों से नहीं हो। वैसे तो हो जाने चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं 10 से 15 क्वेश्चंस तो इसी टाइप के करा चुका हूं। ठीक है, चलो इस पे आ जाए अब। 2024 तक के सारे क्वेश्चन खत्म, अब जो स्टार्ट होंगे वो सारे 2025 के स्टार्ट होंगे। ठीक है, सुनते जाओ। ये है केस स्टडी। केस स्टडी है ये। केस स्टडी तो हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि इससे तो आज तक इतिहास गवाह है, हम लोगों को आंसर नहीं मिल पाया। हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड, यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्ट। Proton and electron are released from rest in the space between the two plate of charge capacitor। तो पहले इतना बना ले, चार्ज कैपेसिटर है। ठीक है, इस पे होता है प्लस का चार्ज, इस पे होता है माइनस का चार्ज। एक प्रोटॉन को यानी प्लस चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को यानी माइनस चार्ज को हमने रिलीज कर दिया उनके बीच में। एज्यूम दैट द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटरेक्ट विद ईच अदर। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में टकराएंगे नहीं। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू दैट इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो एक्सीलरेशन होगा किसका ज्यादा किसका कम होगा, उसने ये पूछा है। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो, प्रोटॉन किधर मूव करेगा, तुम बोलोगे प्लस का चार्ज है, माइनस की तरफ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, माइनस का चार्ज है, प्लस की तरफ मूव करेगा। ठीक है, दूसरी चीज, इनका एक्सीलरेशन कितना होगा, इनका एक्सीलरेशन कितना होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए और एफ इक्वल्स टू क्यू ई। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई अपॉन में, है ना। दोनों के लिए चार्ज सेम है, दोनों का बिल्कुल सेम है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, बिल्कुल सेम है। या दोनों का मास सेम है, नहीं। तो मैं ऐसे बोल दूं कि मास जिसका ज्यादा उसका एक्सीलरेशन कम, बिल्कुल। मास किसका ज्यादा होता है, प्रोटॉन का, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर माइनस का 27, ये तो माइनस को 27 है। और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 की पावर माइनस के 31। कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन का मास ज्यादा, क्या प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। ठीक है, इस लॉजिक से तुक्का कोई नहीं लगाएगा, तुक्का कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, हर चीज एकदम लॉजिक से तुम्हें क्लैरिटी के साथ पता हो कि हमने ऐसा लिखा तो क्यों लिखा।
तो जिस दिन तुम लोग इतना करने की आदत डाल लोगे, जो कि इन पीवाईक्यू सेशन ऑब्जेक्टिव है, मैं हर क्वेश्चन में तुम्हें यही समझा रहा हूँ पहली वीडियो से अब तक, ठीक है, कि क्वेश्चन को तुक्का मत मारो, सॉल्यूशन में मत जाओ उसके, ये कोशिश मत करो कि हमें क्वेश्चन का बस आंसर चाहिए कैसे भी करके, अब वो चाहे सही हो वो चाहे गलत हो, ऐसा मत करो यार, ठीक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने कोई स्टेप लिखा तो क्यों लिखा, ठीक है, एफ इक्वल टू एम में लिखा तो क्यों लिखा, वो इसलिए लिखा क्योंकि न्यूटन ने बताया था सेकंड लॉ से, फिर एफ इक्वल्स टू क्यू ई, ये कहाँ से आया, फिर ये एक्सीलरेशन, ये सब हर चीज हमें एक चीज बहुत 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 क्लैरिटी के साथ, ठीक है, तो जितना क्लैरिटी के साथ तुम फिजिक्स को पढ़ोगे उतना वो तुम्हारी स्ट्रांग होती जाएगी, सिंपल सा लॉजिक एकदम। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन का एक्सीलरेशन कम होगा, ठीक है, और अपोजिट होगा डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक बात है, ऑप्शन नंबर डी। टिक लगाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। An electron is released between the two parallel plate capacitor of a charge capacitor, which of the following statement is incorrect, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, तो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट बिटवीन द प्लेट, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, जो तुम्हें ये भी बता रखा है, देखो हर कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें पिछले कुछ सेशंस में बता दिया, चैप्टर 2 के जो भी सेशन लिए हैं, सारे बहुत मेन मेन चीजें बातें बताई, और वही बात बार बार रिपीट हो रही है, याद हो जिसको भी, जो भी इन सेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से याद होगा, प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, प्लेट का, एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, आंसर है नो, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे चेक करो बीच में तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम रहेगा, है ना, तो बस वही बोला है उसने, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट, बिल्कुल ठीक बात है ये भी, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट, देख लेते हैं अभी इसको, द पोटेंशियल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो ये ऑप्शन सी और डी को देख लो, उसने बोला है क्या इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन सेम रहेगा प्लेट के बीच में, तो चेक कर लेते हैं, F इक्वल्स टू क्यू ई, एक्सीलरेशन निकाल दो पहले, F इक्वल्स टू एम ए, एक्सीलरेशन आ जाएगा क्यू ई अपॉन में एफ, उसने बोला है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन के लिए, चेक कर लो, क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, बिल्कुल, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बिल्कुल, क्या इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट है, बिल्कुल, क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है। अब ये तीन ऑप्शन सही है, गलत कौन सा होगा, यही वाला होगा, तुम क्या करोगे, इसको बिना पढ़े टिक कर दोगे कि हाँ इनकरेक्ट है, ये तो इनकरेक्ट पूछा है, हम इसको टिक कर देंगे, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बट वो चीज गलत होगी यार, जब तक तुम्हें क्लैरिटी के साथ ना पता हो कि वो ऑप्शन गलत क्यों है, ठीक है, वो चीज बहुत बहुत तुम्हें नुकसान करेगी बोर्ड एग्जाम में, ये बात मुझसे लिखवा करके ले लो, ठीक है, कमेंट्स में बता देना अगर लिखवा करके चाहिए हो तो वो भी दे दूंगा तुम्हें मैं। तो ऐसा मत करना यार, हर चीज तुम्हें बहुत क्लैरिटी से बहुत डिटेल में पता हो, ठीक है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, बिल्कुल ठीक बात, मुझे पता है कि यही आंसर होगा इसका, बट मैं एक बार चेक करूंगा कि गलत क्यों है, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इंक्रीज होता है, नहीं ये बात गलत है, ठीक है, क्यों गलत है, E इक्वल्स टू माइनस के डीवी अपॉन डी आर, ये माइनस के साइन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल नेगेटिवली रिलेटेड है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे तुम्हें बताया था मैंने, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, क्या उसने बोला है कि कम हो जाएगी, नहीं बोला, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, गलत वाला उसने पूछा था, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे, हमें नंबर मिल जाएंगे, है ना, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन को करने की आदत डालोगे क्लैरिटी के साथ, अब तो भाई तुम्हारे कुछ चांसेस है दो चार नंबर लाने के बोर्ड में, नहीं तो चांसेस तो भूल ही जाओ फिर, अगर ऐसे तुक्के पे जिंदगी जियोगे अपनी, ये बढ़िया लग रहा है, इसको टिक कर देते हैं, है ना, चलो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज वी, बना ले कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का वोल्टेज कितना है वी, ठीक है, लिखते रहा करो एकदम छोटी से छोटी चीज, देखो तुम लोग कैपेसिटर नहीं बनाओगे मुझे पता है ना, क्या बनाना है इसको तो हमें पता ही है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम एंड चार्ज ई, चार्ज माइनस का ई, इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट नियर द नेगेटिव प्लेट,
तो नेगेटिव प्लेट के बाजू में हमने एक माइनस का ई चार्ज रखा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रखा और उसको छोड़ दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे, इलेक्ट्रॉन तो आगे बढ़ने लगेगा, ऐसे प्लस की तरफ जाएगा वो। द मैक्सिमम स्पीड गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना मैक्सिमम स्पीड को गेन करेगा, इसकी वैल्यू बताओ कितना होगी। ठीक है, पहली चीज स्पीड पूछा है ना उसने। हाँ, क्या इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी जब ये मोशन में आ जाएगा? बिल्कुल होगी। कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर। मैं पूछूं यार ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से है इसके पास, तो तुम बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, ये माइनस है ये प्लस है तो ये इसको खींच लेगा, तो इसके खींचने की वजह से स्पीड बढ़ जाएगी और स्पीड की वजह से एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन प्लेट्स ने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ वर्क डन किया होगा जिसकी वजह से एनर्जी इसमें डेवलप हुई? बिल्कुल ठीक बात है, इन्होंने कुछ काम किया होगा इसके ऊपर तभी तो इसमें एनर्जी डेवलप हुई। मैं ऐसा बोल दूं कि वर्क डन और एनर्जी बराबर हो जाएगी? हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग। ये तो हमें क्लास 11 से पता है, वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन के इक्वल डाल दूं? ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जो आंसर पूछा है उसने वोल्टेज के टर्म्स में पूछा है, ठीक है? तो मेरे दिमाग में वोल्टेज और वर्क डन का एक रिलेशन, वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में, तो मैं वर्क डन को एनर्जी से रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और कोशिश क्या कर रहा हूँ वो तो रिलेटेड ही होती है, वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। कर दिया हमने वर्क डन इक्वल्स टू एनर्जी। एक बार हम यहाँ पे पहुंचे, वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज, काम खत्म है इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो भी पूछा है उसने निकाल दो। क्या पूछा है? स्पीड पूछी है तो स्पीड निकाल दो, टू वी क्यू नॉट अपॉन में एम। ठीक है, ये वी वेलोसिटी है और ये कैपिटल वी पोटेंशियल है। वी कितना आ जाएगा, इधर स्क्वायर हटेगा और इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू वी, और चार्ज कितना दे रखा था, ई अपॉन में, ठीक है, अंडर रूट टू ई वी अपॉन में, अंडर रूट टू ई वी अपॉन में। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो बच्चों जैसा क्वेश्चन, 20 सेकंड का क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, टाइम के साथ करो, 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। क्या ट्राई, चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 200 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी एसआई यूनिट? दो, या तो वोल्ट पर मीटर होगा या फिर न्यूटन पर कूलम्ब लिखा होगा, है ना? द प्लेट्स आर 5 मिलीमीटर अपार्ट, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लें, बिल्कुल। पोटेंशियल डिफरेंस उसने पूछा है, V इक्वल्स टू, उसने पूछा है V इक्वल्स टू E इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। हाँ, तो V इक्वल्स टू E कितना है 200 और D कितना है 5 इंटू 10 की पावर -3। वोल्टेज कितना आ जाएगा यहाँ से, 1 वोल्ट। काम खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखे हैं क्या इसके? अरे तो बच्चे जैसे क्वेश्चन में भी ऑप्शन देते हैं। चलो, हाँ, ये करो। प्रोटॉन इज लोकेटेड एट ए पॉइंट बिटवीन द अबव प्लेट, फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया पूरा केस स्टडी चल रहा है, ये सब आपस में रिलेटेड है। इन प्लेट्स के बीच में हमने एक प्रोटॉन रखा, प्रोटॉन का क्या पूछा है उसने, फोर्स पूछा है कितना लगेगा, तो ये लिखा फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना दे रखी है, 200। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 200, चार्ज हमें पता है, कर लो खत्म ये भी। F इक्वल्स टू Q इंटू ई। Q कितना है 1.6 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 200, कितना आ जाएगा ये 16 दूनी 32 10 की पावर माइनस के 17 न्यूटन। टिक लगाओ, काम खत्म, पैसा हजम, आगे बढ़ो, है ना? एक्सप्रेशन कहाँ से करोगे, जल्दी से बता दो एक्सप्रेशन कहाँ से करोगे, ये तो पता ही चल जाना चाहिए तुम्हें। फ्रॉम डेरिवेशन प्लेलिस्ट, चैनल पे प्लेलिस्ट है पूरे डेरिवेशन की, हम डेरिवेशन तो वहां से करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन कहाँ करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो यही कर रहे हैं हम लोग। द कोलम्ब फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस कितना, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना है 1.5 10 की पावर -4 न्यूटन। हाउ विल दिस फोर्स इज अफेक्टेड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस डबल। छो जैसा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं ये, तो जल्दी से इसको, अगर डिस्टेंस को तुम डबल कर दोगे फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस को डबल करते ही फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स कम हो जाएगा, है ना? 2 का स्क्वायर 4 ही तो हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल बट द डिस्टेंस रिमेन सेम। सेकंड में बोला है कि
दोनों जो चार्जेस है उसको हमने डबल कर दिया। क्या लिख दिया मैंने फोर्स का फॉर्मूला, के Q1 Q2 होता है ना। दोनों चार्जेस को अगर मैं डबल कर दूं, फटाफट से बताओ क्या फर्क पड़ेगा। Q1 की वैल्यू भी डबल, Q2 की वैल्यू भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, तो टू टाइम्स मिला करके कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लिख के भी दिखा देना इंक्रीज होने के बाद कितना होगा। ये बस मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। 4 टाइम्स कम हो जाएगा, कितना बचेगा, तो ये डिवाइडेड बाय 4, ये भी लिख करके दिखाना है। 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बढ़ के, ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी हमें करके दिखाना है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रहे। डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या क्वेश्चन है, ये तो यार मुझे भी नहीं आता। चलो तुक्के लगाते हैं इसमें। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में उसने क्या पूछा है, डिफरेंस। ठीक है, पहला डिफरेंस, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव हो सकता है, बिल्कुल। क्या अट्रैक्टिव हो सकता है, बिल्कुल। ये अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में किसी दो बॉडी को रिपेल कर सकता है, नहीं, ये हमेशा कैसा होगा, अट्रैक्ट। ठीक है, पूरे यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स में से कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीकेस्ट फोर्स। ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, ये भी सेंट्रल फोर्स होता है। इसमें ये चार्जेस की वजह से होगा, वो मासेस की वजह से होगा। या बेसिक बेसिक डिफरेंस लिख देना, इट इज ड्यू टू चार्जेस, इट इज ड्यू टू मासेस। ठीक है, और चार्ज है तो बस 3 पॉइंट्स काफी है इसमें। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स लिख देना, काफी है। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, हाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट्स इसमें काफी है, तीन क्या दो भी पॉइंट काफी है 1 नंबर में, तो आधे आधे नंबर के 2 पॉइंट लिख देना काफी है, फिर भी 3 बता दिए मैंने। ठीक है, बस ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन कह रहा हूँ, पार्ट नंबर बी, पढ़ो जरा इसको। Potential difference of 480 volt is applied between the two large horizontal plate kept one above the other. एक के ऊपर एक दो प्लेट रखी है 3 सेंटीमीटर दूर। पहले इतना बना ले, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट हमारी ये रही। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 480 वोल्ट इनके बीच का वोल्टेज गैप है, पोटेंशियल डिफरेंस है। यार प्लीज मेरे करने से पहले एक बार क्वेश्चन को तुम लोग खुद से ट्राई किया करो, अपना दिमाग लगाया करो, क्वेश्चन से फाइट किया करो, फाइट करके हार के आ जाओ तब मेरे पास आया करो। ठीक है, ये नहीं कि बस देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो। या दूसरी चीज, जैसे ही मैं क्वेश्चन को करा दूं, तुम्हें कॉपी पे उसको खुद से हैंड टू हैंड, जैसे मैंने क्वेश्चन को करा दिया, वीडियो पॉज करो, तुरंत अब क्वेश्चन को खुद से सोचो, बिल्कुल जैसे जैसे मैंने बताया कैसे सोचना होता है, क्या करना होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे फिर से रिपीट, तब जाकर के इन पीवाईक्यू सेशंस का फायदा होगा। हाँ, a charged particle of mass 4 into 10 to the power minus 11 is at rest between the plate remain stationary in the region. If the upper plate is at positive potential, find the nature of charge. बोला है ऊपर वाली प्लेट पे जो चार्ज है वो है पॉजिटिव। हमारे पास एक चार्ज था, चार्ज का जो मास है वो है 4 into 10 की पावर -11 kg, और ये जो मास है ये हवा में रुका हुआ है। ठीक है, देख लो ये मास हवा में क्यों रुका होगा, ये तो गिर जाना चाहिए नीचे, mg। ये रुका इसलिए होगा क्योंकि इसे किसी ने ऊपर को रोक रखा होगा। कौन रोक रहा होगा इसे ऊपर को, पॉजिटिव प्लेट। भाई पॉजिटिव प्लेट क्यों रोकेगी इस चार्ज को, क्योंकि इस चार्ज पे साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है, ये चार्ज नीचे नहीं गिर रहा, इसने क्वेश्चन में बता दिया। एक ही तो लॉजिक हो जाएगा, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि ये प्लस की प्लेट खींच रही होगी उसको। प्लस की प्लेट क्यों खींचेगी इस चार्ज को, क्योंकि इसके ऊपर निगेटिव का चार्ज होगा, तभी इसको खींच पाएगी और तभी ये हवा में रह पाएगी। मुझे इन सब से ये पता चल चुका, इस चार्ज के ऊपर साइन कैसा होगा,
माइनस का साइन। ठीक है, पहला पोर्शन खत्म हमारा। ये पूछा है उसने चार्ज का नेचर कैसा क्या होगा, लिख देना चार्ज का नेचर होगा नेगेटिवली चार्ज। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू कितना होगी, सिंपल F इक्वल्स टू mg, F इक्वल्स टू क्यू ई ना। क्यू हमें पता है नहीं, क्यू तो हमें निकालना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है नहीं, क्या निकाल सकते हो, हाँ कैसे, वोल्टेज अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस को मीटर में चेंज करना मत भूलना, है ना। V इक्वल्स टू ई डी, E इक्वल्स टू V अपॉन डी। मास गिवन है, बिल्कुल गिवन है। G की वैल्यू गिवन है, गिवन है तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग वैल्यू को मान लेंगे 10। एक बार देख लेते हैं गिवन तो नहीं है क्वेश्चन में, नहीं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन एकदम, कैलकुलेशन बची, कैलकुलेशन करो आगे बढ़ो। चलो, इन द फिगर कर्व लाइन represent equipotential surface, a charge capital Q is moving along different path A B C D, चार पाथ है A B C D, वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी मैक्सिमम, वर्क डन किस पर मैक्सिमम हो, ये उसने पूछा है हमसे क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ और भी था इसमें, हाँ ये भी है ना नीचे 10 वोल्ट भी है, यहाँ पे 10 वोल्ट लिख देते हैं। चलो, क्वेश्चन में उसने ये बोला है हमारे पास एक चार्ज है और हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है। इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 25 वोल्ट, इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल 20, इसका 15, इसका 10। तो ये तो हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। अब हमने क्या किया, हमारे पास चार्ज था एक क्यू, मैं उसको चार रास्तों से ले गया, एक बार इधर ले गया, एक बार उसको यहाँ ले गया, एक बार उसको ऐसे ले गया और एक बार उसको ऐसे ले गया। इस केस में वर्क डन ज्यादा लगेगा। तो ये मत बोलना है कि जो लाइन बड़ी होगी उसमें वर्क डन ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वर्क डन लॉजिकली होता है ना, लॉजिक से जाएंगे हम लोग। तो देखो, लॉजिक ये बोलता है कि वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वी मतलब याद है सबको, बहुत बार इसको हाईलाइट किया था, वी मतलब क्या, वी मतलब क्या, काफी बार तुम्हें बताया था ये। वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। देखो, जो पिछले सेशन में मैंने एक एक क्वेश्चन को कराने में इतना इतना टाइम दिया था, उसका फायदा अब तुम्हें यहाँ लगेगा, बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन को डिटेल में समझ जाए, एक टाइप के क्वेश्चन को, फिर तो उसको कितनी भी जगह अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मुझे वर्क डन ज्यादा चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होना चाहिए। चेक कर लो पोटेंशियल डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका है, 25 और 10 के बीच का वोल्टेज का गैप कितना है, 15 वोल्ट का, सबसे ज्यादा इन्हीं के बीच का गैप है। तो जब मैं इस सरफेस से इस सरफेस पे जंप करूंगा तो मुझे वर्क डन मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ कौन सी लाइन जंप कर रही है, सी वाली लाइन। ठीक है, ये ऊपर को थोड़ा सा और फिगर है, ये सी वाली लाइन कहाँ पे टच कर रही है, इस 25 वोल्ट को। बात समझ आई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क डन का ऑप्शन सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क डन तुम्हें जीरो किसका दिखा है, वीडियो पॉज करो, सोचो और मुझे कमेंट्स पे बताना एक बार, वर्क डन जीरो जो है वो कौन सी लाइन का तुम्हें दिखा, ए के लिए, बी के लिए, सी डी, इन चारों में से किसके लिए वर्क डन जीरो दिखा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसका जो वर्क डन होगा वो ए वाली लाइन का जीरो होगा। क्यों, ये चार्ज यहाँ से चला 10 वोल्ट से और घूम के वापस इसी लाइन पे आ गया 10 वोल्ट पर, ये पूरी एक सरफेस है ना। ठीक है, तो 10 वोल्ट पर खड़ा था ये, घूमकर फिर से 10 वोल्ट पे आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो वर्क डन भी कितना होगा, जीरो। ठीक है, फिलहाल उसने मैक्सिमम पूछा था, मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेट चार्ज इतना है, कुछ क्या इसमें, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस कर लोगे ये तो तुम लोग, चलो बता देता हूँ फिर भी। ये बिल्कुल यही सेम क्वेश्चन करा है, ए अपॉन आर स्क्वायर, बस ये चार्जेस की और इसकी वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके पिछले सेशन में। कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दो चार्जेस हैं, इन पॉइंट पे रखे हैं, ए की वैल्यू गिवन है और इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एनर्जी में कितना चेंज आया वो उसने हमसे पूछा है, जैसे ही हमने फिर इक्वल टू इज स्विच्ड ऑन इन द रेजल्ट। ठीक है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन किया है हम लोगों ने, लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें हल्का सा उसने ट्विस्ट कर दिया। अब तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों बोलता हूँ कि क्वेश्चन को बहुत डिटेल में, क्योंकि आधे बच्चे जिनको ये क्वेश्चन आता होगा
ठीक है, वो सारे के सारे इसको गलत करेंगे। एक आध कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चा अगर हुआ तो वही सिर्फ इस क्वेश्चन को सही कर पाए। मुझे बताना जरा कमेंट्स में कौन है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चा। पहले मैं आंसर करा दूं, इसका आंसर मैच करना, फिर मुझे बताना कि सर जी हमने आपके बिना ही ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सुनो, उसने बोला है क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है, क्वेश्चन को उसने कर दिया ट्विस्ट। ठीक है, उसने बोला है कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था और अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया, और अब बताओ कि एनर्जी में चेंज कितना आया। हर बार वो क्या पूछता था, हर बार या जब जो जिस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके सेशन में, वो क्वेश्चन क्या था, दो चार्जेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, बताओ एनर्जी कितना होगी। हम एनर्जी कैसे निकालते थे, इन दोनों के बीच की निकालते थे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो ऐड करके उसका आंसर बता देते थे। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि ये तो दोनों पहले से रखे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो इनकी अभी अपनी आपस में होगी कुछ एनर्जी, जो होगी हमें नहीं पता। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इनकी कुछ एनर्जी होगी सबकी। तो अब ये जो स्टार्टिंग की और बाद की एनर्जी में चेंज आया, तो चेंज निकालो कितना हो। ठीक है, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग की जो एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी, वो कितना होगी, ए क्यू वन क्यू टू कौन में, क्यू वन पता है, क्यू टू पता है, और इनके बीच की हमें डिस्टेंस पता है, 3 और 3 6 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कर देना। हाँ, सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करना होता है ना, 10⁻⁻² मीटर। निकाल दोगे इनिशियल एनर्जी, बिल्कुल। फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, फाइनल एनर्जी लिख दिया ये, नहीं, फाइनल एनर्जी कैसे निकालोगे, इनिशियल तो रहेगी रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, तो रहेगी ना, वो गायब थोड़ी हो रही है। प्लस बढ़ जाएगी एनर्जी, क्यों बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई किया तुमने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एनर्जी को बढ़ा देगा, Q1 वी आर, Q2 वी आर। बात समझ आई। उसने पूछा है कि एनर्जी में चेंज कितना आया, तो भाई इतना तो पहले से थी एनर्जी, बस यही तो पोर्शन फालतू है। एनर्जी में जो चेंज आया वो कितना आया, जो कि उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। बहुत अच्छे से समझ आई ये बात सबको कि क्वेश्चन को पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्या तुम्हारे पास वोल्टेज है, नहीं, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड से वोल्टेज आ सकता है, बिल्कुल। ठीक है, आ सकता है, तो निकालो जल्दी से, निकालो जरा। E इक्वल्स टू ए अपॉन आर स्क्वायर, वोल्टेज कितना होगा, माइनस के डीवी अपॉन में डी आर, ये ई का फॉर्मूला होता है, माइनस के डीवी अपॉन डी आर। ई कितना है, ए अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन करके वी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल्स टू माइनस का डी वी, और दोनों तरफ कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो कर ही लोगे ना, तो ये उल्टे हाथ का खेल बचा तुम्हारे लिए। ए माइनस का 2 अपॉन में, नहीं इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, 1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद करा रखा है तुम्हें, माइनस का 1 बाई, हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल, वोल्टेज कितना आ जाएगा, ए अपॉन में आर। ठीक है, अब वोल्टेज जहां पर भी चाहिए निकाल दो, वोल्टेज चाहिए तुम्हें R1 पे, वोल्टेज चाहिए तुम्हें R2 पे, वोल्टेज एट R1 कितना होगा, वी ए अपॉन R1, वोल्टेज एट R2 कितना होगा, ए अपॉन R2। ये पता है, बिल्कुल कांस्टेंट है वो, तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसने खुद से, 3 × 10⁵ R1 R2 पता है, बिल्कुल ओरिजिन से निकालते हैं R1 R2, तो R1 कितना है, 3, और R2 कितना है, वो भी 3, सेंटीमीटर में है तो मीटर का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, आ चुका वोल्टेज 10⁻⁷ दोनों को, बिल्कुल। ठीक है, क्या चेंज इन एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। भाई ये पता चल चुका हम लोग को, 10⁻⁷ 10⁻⁷, Q1 Q2 हमें पता है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, 5 है और एक है माइनस का 1। अच्छा, क्या प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान दोगे, क्या ये जो माइनस की 1 माइक्रो कॉलम है इसमें माइनस का साइन लेके चलोगे, बिल्कुल लेके चलोगे, क्यों, क्लैरिटी होनी चाहिए हम लोग,
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी में प्लस और माइनस का हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड को ना। चलो, ठीक है, ये है 5 माइक्रोकुलम, ये है 10⁻⁷, ये है माइनस का 1 माइक्रोकुलम, माइक्रो को चेंज कर लेना, और ये है 10⁻⁷। ठीक है, सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाए। क्लियर इतनी चीज? चलो आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ते हैं। लो जरा इस क्वेश्चन को। दो, चलो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ, आओ जरा करते हैं इसको। A system of two conductor is placed in air and they have net charge कितना, which causes a potential difference of 16 वोल्ट। पहले इतना कर लें, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। दो कंडक्टर हैं, दोनों के बीच में चार्ज कितना है? एक पे है प्लस का 80 माइक्रोकूलम और एक पे है माइनस का 80 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में वोल्टेज गैप कितना है? 16 वोल्ट। पूछा गया है इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? बाएं हाथ का खेल, दाएं हाथ से निकालेंगे हम लोग। Q इक्वल टू सी बी। Q कितना है? 80। ठीक है, सी निकालना है, वोल्टेज कितना है? 16। कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 16 5 होता है ना, 5 हाँ, 16 5 80। कैपेसिटेंस आ चुका 5 माइक्रोफेरेड। 10⁻⁻6 को मैंने माइक्रो लिख दिया। एकदम फर्स्ट पार्ट। If the air is replaced by dielectric medium of constant 3, what will be the potential difference between the two conductors? अगर बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दें, तो यार डाइलेक्ट्रिक स्लैब को याद करो, दो केस तुम्हें बताए थे। डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने से पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल हो जाएगा डिक्रीज। कितना डिक्रीज होगा? के टाइम्स वी अपॉन के। वी कितना था हमारा? 16। के कितना है हमारा? 3। तो वोल्टेज कितना आ जाएगा नया? 16/3। ठीक है, आगे। If the charge on two conductor are changed to 160 minus 160, will the capacitance of the system change? Give reason to your answer. पूछा गया कि अगर हम लोग इन चार्जेस को डबल कर दें, तो क्या इसके कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं? ठीक है, इसके चार्जेस को हमने डबल किया, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? ऑब्वियसली पड़ेगा, इसमें क्या ही बताना। Q इक्वल टू सी भी। अगर तुम यार चार्ज को चेंज करोगे तो सीधी सी बात है, कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा ना। देखो, ये महानता मत दिखा देना कि चार्ज को देखा और कैपेसिटेंस को देखा। ये मैं तुम्हें पहले भी हाईलाइट की थी मिस्टेक। कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मिस्टेक पहले भी हाईलाइट की है मैंने। कि भाई तुम उन दोनों को प्रोपोर्शनल कैसे बोल सकते हो? मुझे तुम लोग ये बताओ। तुमने बोल दिया Q इक्वल टू सी वी और ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, ऐ वही कुछ भी बोल सकते हो तुम। भाई, ये दोनों प्रोपोर्शनल तभी होंगे जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगी। किसी डॉक्टर ने तुम्हें बता दिया इस पार्ट में कि वोल्टेज जो है कांस्टेंट है? क्या उसने ऐसा कहीं लिखा है थर्ड पार्ट में कि वोल्टेज कांस्टेंट फिक्स कर दिया हम लोगों ने? नहीं लिखा। तुमने कैसे बोल दिया? या किसी भी पार्ट में ऐसा लिखा है कि वोल्टेज कांस्टेंट है? तुम क्यों कैसे बोल दिया फिर तुमने Q और C आपस में प्रोपोर्शनल है? हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी हाईलाइट की है तुम लोग को पुराने सेशंस में। दो क्वांटिटी को तभी तुम प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलोगे जब तीसरी क्वांटिटी या बाकी बची हुई क्वांटिटी वो कांस्टेंट हो। ठीक है, तो जो भी ये महान लोग हैं कि भाई चार्ज को हमने डबल कर दिया, कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा, या चार्ज को बढ़ा दिया कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो भाई एक कंडीशन चेक कर लेना कि वोल्टेज सेम है हमारा कि नहीं। ठीक है, फिर क्या करें इसके अंदर? देखो, एक दूसरे तरीके से और बताता हूँ तुम्हें। दो तरीके से बता रहा हूँ इसके आंसर को, थोड़ा क्लैरिटी आएगी। हमने चार्ज को डबल किया। चार्ज से पोटेंशियल का सीधा सीधा लिंक होता है, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये होता है ना, चार्ज को डबल किया, वोल्टेज डबल हो जाएंगे। तुम चार्ज को भी बढ़ा रहे हो, तुम वोल्टेज को भी बढ़ा रहे हो,
तो चार्ज बढ़ने से वोल्टेज बढ़ा, क्या कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई है? Q अपॉन V इक्वल टू C, हमने चार्ज बढ़ाया तो वोल्टेज भी बढ़े, चार्ज बढ़ा तो कैपेसिटेंस को बढ़ना चाहिए, वोल्टेज बढ़ा तो कैपेसिटेंस को कम होना चाहिए, कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं होगा। एक तरीका तो यह है इसको समझने का। दूसरा तरीका ये है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, ना हमने एरिया चेंज किया ना हमने डिस्टेंस चेंज की, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस हमेशा प्लेट की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके ऊपर चार्ज कितना है वोल्टेज कितना है। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ प्लेट, उसका एरिया कितना है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई सबको? ये महानता मत दिखा देना, ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। रीजन भी पूछा उसने तो रीजन बता देना कि कैपेसिटेंस सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो आ जाओ जरा इस पे। कंसिडर थ्री मेटल spherical shells ABC, each of radius r, each shell having a concentric metal ball of radius r by 10। पहले इतने ही बना ले, तो क्या बोल दिया पता नहीं उसने। लो जरा क्वेश्चन पढ़ो। इतना मैं इसकी फिगर बना लूं जल्दी से, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ा सबने? तीन शेल है, शेल मतलब हॉलो स्फीयर एबीसी, रेडियस उनकी आर है। ईच सेल इज हैविंग, उनके अंदर एक और स्फीयर रखा है, उसकी रेडियस कितना है आर बाई 10। द स्फेरिकल शेल एबीसी आर गिवन चार्जेस प्लस का 6Q माइनस का 4Q प्लस का 14Q। Their inner metal balls are given charges, are also given charges माइनस का 2Q प्लस का 8Q और माइनस का 10। ठीक है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ABC एट ए डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 3r डिस्टेंस दूर गए हम लोग, ए बी सी तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताना है कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए रेशो, इलेक्ट्रिक फील्ड बी रेशो, इलेक्ट्रिक फील्ड सी, तीनों का रेशो बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर और के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर तो दोनों के लिए तीनों के लिए सेम है। आर तो ये बोला है ना उसने कि 3r पर जाओ, स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 3r। ठीक है, इतना दूर तुम लोग गए तो ये तो सब 3r है, इनको तो काट दो, के की वैल्यू सेम है, इसको काट दो, बचा क्या चार्जेस। तो ए बी सी इन तीनों के टोटल चार्ज चेक कर लो। ए पर टोटल चार्ज कितना है प्लस का 6Q माइनस का 2Q, तो कितना हो जाएगा इस पे प्लस का 4Q। दूसरे पे आ जाओ, माइनस का 4Q प्लस का 8Q कितना हो जाएगा प्लस का 4Q। तीसरे पे आ जाओ, प्लस का 14 माइनस का 10 कितना हो जाएगा इस पे प्लस का 4Q। खत्म, ये तो 1:1:1। यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ये पता ही है वैसे, गॉस लॉ की एप्लीकेशन है स्फीयर वाली। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर कितना होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बस, और ये चार्ज कितना होता है टोटल चार्ज जो भी हमारा शेल का है, उसके अंदर कितने भी शेल हो बाहर कितने भी हो, हमें टोटल चार्ज से मतलब होता है। ठीक है, सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ये लिखा गया है यहाँ पर, बाई मिस्टेक यहाँ पर आ चुका है। आ जाओ अगले पर आओ। चार्ज माइनस का 6 माइक्रो कूलम, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा स्ट्रांग हो जाएंगे तुम बार बार करोगे क्वेश्चंस को। देखो, अ चार्ज माइनस का 6 माइक्रो कूलम is placed at the center of semicircle of radius 5 centimeter as shown in the figure। Where is the figure? ये रही, इसको पीछे ले आते हैं। बड़ी नहीं हो रही भाई ये, इसको बड़ा कर देते हैं।
ठीक है, अब पढ़ो। एक चार्ज है माइनस का 6 माइक्रोकूलम, उसको हमने सेंटर बी पर रखा और से ये रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर है। एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट डी, यहाँ पे रखा है पॉइंट डी पर, एट ए डिस्टेंस 10, ये डिस्टेंस है 10। अ चार्ज प्लस का 5 माइक्रोकूलम इज मूव फ्रॉम पॉइंट सी, एक और चार्ज है प्लस का 5 माइक्रोकूलम, उसको सी से लेकर है हम लोग ए पे। कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द चार्ज। ठीक है, पहले मैं इस फिगर में डेटा लिखूं सारा। इसकी रेडियस कितना है 5, ये डिस्टेंस कितना है 10, तो ये डिस्टेंस कितना होगी, ऑब्वियसली 5 होगी। ये डिस्टेंस कितना होगी, सीधी सी बात है 5 होगी। ठीक है, इस पे जो चार्ज था कितना था, प्लस का था ना 5 माइक्रोकूलम, बिल्कुल प्लस का 5 माइक्रोकूलम था, और ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, पॉइंट सी से चले पॉइंट ए पर पहुंचे, अब बताओ कितना वर्क डन चाहिए होगा। वर्क डन क्या डिस्टेंस पे, क्या पाथ पे डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। वर्क डन को किससे मतलब है, कहाँ से चले कहाँ पे रुके, इस 2 पॉइंट से मतलब है। हम यहाँ से चले और यहाँ पर रुके, बीच से मुझे कोई मतलब नहीं, सेमी सर्किल हो, ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो वर्क डन कैसे निकालते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये था ना जस्ट अभी अभी कराया, वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, सी का और ए का। ऐसे करोगे ना, सी से ए तक गया, पोटेंशियल सी पर निकालो, फिर पोटेंशियल ए पर निकालो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो हमें इसका पता है पहले से। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल सी पर कितना होगा और ए पर कितना होगा, वो भी हमें आता है निकालना। पोटेंशियल एट सी कैसे निकालते हो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, तो पहले चेक करो उस पॉइंट पे कितने पोटेंशियल है, 2 पोटेंशियल, एक इसकी वजह से एक इसकी वजह से, दोनों की वजह से वैल्यू निकालो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा, सिंपल। इस पॉइंट पे प्लस का 6 की वजह से जो पोटेंशियल होगा और माइनस के 6 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, तो कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा। भाई ऐसे होगा ना ये, के प्लस का 6 अपॉन में 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर में कर लेना, प्लस के माइनस का 6 माइक्रो अपॉन में 5 सेंटीमीटर, माइक्रो को लाम माइक्रो में कर लेना इसको चेंज। ये तो सेम ही चीज हो गई ना दोनों, एक प्लस में एक माइनस में, जीरो आ जाएगा, खत्म चीज। पोटेंशियल अगर ए पॉइंट पॉइंट पर निकालना हो क्या करोगे, सेम, ए प्लस के 6 की वजह से निकालो, प्लस के 6 की वजह से पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना हो, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1, प्लस के माइनस के 6 वाले की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी माइनस के 6 वाले की वजह से, सिर्फ 5। ठीक है, कुल 5 यानी कि 0.0, 5 × 10⁻⁻, मेरी चीज, ए का पोटेंशियल आ जाएगा, सी का तो जीरो आ चुके, बस अब डेटा पुट कर दो यहाँ पे सारा, सी है जीरो, ए का तुम निकाल चुके, ठीक है, नीचे से निकाल के पुट कर देना सॉल्व करके। चार्ज तो तुम्हें दे रखा है, अच्छा चार्ज कौन सी पुट करोगे, जो जिसको तुम लेकर के जा रहे हो। ठीक है, चार्ज रैंडमली कोई भी मत कर देना, ये होता है जिस चार्ज को तुम लेकर के आए, टेस्ट चार्ज तो पहले से रखे थे सोर्स चार्ज, इसको हम लेकर के जा रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो चार्ज हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। सिर्फ कैलकुलेशन बची, जिसको कैलकुलेशन नहीं आती, ठीक है, कैलकुलेशन सीरीज भी मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक करोगे अगर, तो वहां से तुम्हारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। ठीक है, एफर्ट लगेंगे, लेकिन मैं कोई चीज ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लोगे तो वो हो जाएगा, इस वीडियो को देखोगे महान बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वीडियो से सिर्फ गाइडेंस मिलेगी तुम लोग को, गाइडेंस लो और फिर अपने एंड से मेहनत करो, तो फिर फायदा मिलेगा। वो सिर्फ वीडियो ही देखे जा रहे हो अगर मेरे किसी टीचर की, तो भाई देखते रहो, किसने मना करी है, क्या ही फायदा होगा फिर उससे, देखते रहो जितना वीडियो देखनी है। वीडियो देखने से ही अगर मार्क्स आने लग गए, तो फिर तो कोई कुछ करे ही ना, बेड पे लेटो आराम से तकिया लेकर के और देखते रहो उसको। ठीक? तो थोड़ा एक्टिव होकर के बैठा करो, कॉपी पेन लेकर के, पर हर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करो। बात समझ आ रही है, चलो ये वाला करें, बिल्कुल करते हैं। तुम लोग ट्राई करोगे इसको, करना जरा ट्राई, क्या, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
कितना होती है इस ए की वैल्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन है ना, कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। क्या ये डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा? नहीं। चलो आगे पढ़ लेते हैं, इतनी बात तो हमें पहले से पता है। नाउ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज डबल, प्लेट के बीच में सेपरेशन डबल कर दी, कोई मतलब ही नहीं हम लोग को उससे, डिस्टेंस पे तो डिपेंड ही नहीं करता। एंड साइमल्टेनियसली द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को अब आधा कर दिया। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, देखो क्या फर्क पड़ेगा, V इक्वल्स टू ई डी, ई इंटू डी, ठीक है। उसने बोला है कि डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने हाफ कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल को हमने हाफ किया और डिस्टेंस को हमने डबल किया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम्स हो जाना चाहिए उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी है, ना हम चार्ज चेंज कर रहे हैं ना हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया जाए? तो इसको अभी स्किप करो, लग रहा है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इसके दो आंसर पॉसिबल दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारे सही है। तो इसको चलो मैं कोई अगली वीडियो में डिस्कस कर लूंगा, इसको अभी के लिए स्किप करो, ठीक है, अभी के लिए इसको स्किप करो, क्योंकि इसके दो आंसर पॉसिबल नजर आ रहे हैं, देखते हैं बाद में इसको। आओ, constant electric field is to be maintained between the two plate of a capacitor whose separation d changes with time, which of the following graph correctly, ग्राफ किधर है, पहले ग्राफ को ले आते हैं। एमसीक्यू है ना ये तो, और भी ग्राफ होंगे फिर इसके, रुको, हाँ ये रहे ना। लो देखो, एमसीक्यू क्वेश्चन है, पूछा गया एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बात पे सबका जरा ध्यान जाए, तवज्जो चाहिए आप लोगों के यहाँ पर। अब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ही कंडीशन लगा दी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, okay, is to be maintained between the two plate whose separation d changes with time, which of the following graph depict the potential difference between the plate as a function of distance। पोटेंशियल डिफरेंस और d के बीच में उसने ग्राफ प्लॉट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट करके, ठीक है। तो v इक्वल्स टू ई डी, ये होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि v और d प्रोपोर्शनल होंगे? बिल्कुल बोल सकते हैं। उधर क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं लिखा होता, कोई ऐसा डेटा भी नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे कांस्टेंट आ जाए, तो क्या फिर वी और डी प्रोपोर्शनल बोल सकते थे? बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। दो चीजों दो चीजें प्रोपोर्शनल होने के लिए बाकी क्वांटिटी का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट उसने खुद बोल दिया, वी और डी प्रोपोर्शनल है, दो क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है, ग्राफ कैसा आएगा? तो ग्राफ आ जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, ठीक है। चलो को पढ़ो जरा, तो दे दिया ये। In the above figure, P and Q are two parallel plate capacitor. Plate Q is at positive with respect to plate P. ठीक है, प्लेट Q पॉजिटिव है, P नेगेटिव है, Mn is imaginary line, बिल्कुल ठीक है। Which of the following show correctly the variation of electric field along the line Mn? Mn के along अगर चलते जाओगे, अगर Mn के along चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? उसने ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, तो सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। प्लेट्स के लिए ये भी ध्यान रखना, प्लेट्स के लिए, कैपेसिटर की प्लेट्स के लिए या कोई भी प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो एम से एन तक चलते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम रहेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा तो मुझे ग्राफ बता दो कैसा आएगा, ये तो नहीं आएगा, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन सी। कांस्टेंट का ग्राफ ऐसे ही तो आता है, ठीक है। बस खत्म ये भी, मेरे ख्याल से। चलो को देखते हैं उसको क्वेश्चन को बाद में, अजीब ही क्वेश्चन आ गया। आ जाओ, इस पे आ जाओ। Three parallel plates are placed above each other with equal displacement between
neighboring plates. The electric field between the first pair of plate is E1. The electric field between second pair is E2. Potential difference between third and first plate. ठीक है, above each other with equal displacement. तीन प्लेट्स हैं, एक प्लेट, दो प्लेट और तीन प्लेट। तीनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? डी। ठीक है, पहली और तीसरी के बीच में, पहली और दूसरी के बीच में E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड, दो और तीन के बीच में E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके बीच का उसने पूछा है 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, इतना पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इतना पोटेंशियल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, V इक्वल्स टू ई डी। दूसरी वाली प्लेट के लिए V इक्वल्स टू ई डी। कंबाइन करेंगे इसको हम लोग, E1 इंटू डी प्लस E2 इंटू डी। डी कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 इंटू डी। ठीक है, वेक्टर था तो वेक्टर लगाते चलना इसके ऊपर। E1 प्लस E2 इंटू डी है कोई ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। A material of dielectric constant K is filled in parallel plate capacitor, the new value of capacitance becomes। ठीक है, पहले जो कैपेसिटेंस था वो था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब उसके बीच में हमने, तो ये तो K टाइम्स हो जाएगा, है ना? ये तो सीधा ही पता होता है ना हमें, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाने से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाएगा। ये पढ़ो, बोला गया स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर A ऑफ रेडियस R चार्ज टू पोटेंशियल V। पहले इतना बना लें, स्फीयर था A, रेडियस है R, वोल्टेज है इसका V, इज एनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल शेल ऑफ B। तो हमने बंद कर रखा है एक दूसरे शेल में B, और उसके रेडियस कितना है? कैपिटल R। ठीक है, इफ ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय थिन वायर, ए और बी को हमने वायर से कनेक्ट किया, कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल ऑन स्फीयर ए एंड बी। ध्यान से सुनना, बात को ध्यान से सुनना। अभी तक हमने जो वायर कनेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़े उसमें दो स्फीयर अलग अलग रखे थे, अब क्या है, एक के अंदर उसने एक रख दिया। देखना जरा क्या होगा, ध्यान से सुनना बात को। जैसे ही तुमने इसके अंदर वायर को कनेक्ट किया, ठीक है, इसका जो सारा का सारा चार्ज है, एकदम कंप्लीट चार्ज, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? सरफेस पे। क्यों सारा चार्ज ट्रांसफर होगा? आधा आधा क्यों नहीं होगा इसमें? भाई, कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर चार्ज नहीं रह सकता, कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर तुम चाह कर भी चार्ज को नहीं रोक सकते। ठीक है, हमने तो रोक रखा था बिल्कुल, क्योंकि तुमने क्या किया, स्फीयर लिया, इस पे कुछ ये अनचार्ज था ना बाहर वाला, एक सेकंड रुको। बोला नहीं उसने, ठीक है, मान लेते हैं उस पे कुछ चार्ज है। ठीक है, एक और स्फीयर है, इस पे भी कुछ चार्ज है। इसका जो भी चार्ज होगा वो बाहर निकलने की कोशिश जरूर करेगा, बट वो निकल ही नहीं पाएगा, हवा में थोड़ी ना तैरने लगेगा चार्ज। ठीक है, तो स्फीयर के ऊपर रखा था, उसकी मजबूरी बन रही है उसको यहीं पे रुकना पड़ेगा। जबकि जैसे हमने वायर को कनेक्ट किया, अब उसको रास्ता मिल गया बाहर जाने का। हमेशा कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है जीरो। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसके अंदर कितना चार्ज होगा, आंसर है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो होगा। इसके अंदर कितना चार्ज होगा, आंसर है इसके अंदर जीरो होगा। लेकिन इसके अंदर हमने जबरदस्ती लगा रखा था एक स्फीयर, जिसकी वजह से इसके अंदर है चार्ज, बट हमने रास्ता दे दिया, जैसे वायर से कनेक्ट किया इसका सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, यानी सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर ऐसा लिखूं, वी ए इक्वल्स टू के क्यू बाई, यहां से क्यू कितना आ जाएगा? वी के, ए का पोटेंशियल कितना है उसने दे रखा है वी। ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है, अंदर वाले का वोल्टेज है, चार्ज आ गया। ये जो चार्ज है ये सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा क्यू इसमें। इसी चार्ज की जगह पे फिर मैं वी भी लिख दूं, पोटेंशियल इसका पूछा है, कैलकुलेट द फाइनल पोटेंशियल ऑन ए एंड बी। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ बी, तो क्या लिखूं इसको, पोटेंशियल ऑफ बी को के क्यू अपॉन में कैपिटल आर। के क्यू कितना है, जो स्मॉल क्यू है। ठीक है, ये हो जाएगा। एक मिनट दो बस मुझे, के क्यू बाई आर
ओके, क्यू बाई आर। स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट कर दो, ये मिल जाएगा तुम्हें इसका आंसर, के बाई आर इंटू वी के आर, के स्क्वायर वी इंटू आर बाई। कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नहीं है, यही आंसर हो जाएगा फिर जो भी आ रहा है। ठीक है, बात समझ आई ना? और हमारा आंसर ठीक है, कैसे पता चला? जो क्वांटिटी उसने दे रखी है उसी क्वांटिटी में हमारा आंसर है। पोटेंशियल यानी कि वी, स्मॉल आर, कैपिटल आर सब डिफाइन कर रखा है उसने, तुम्हारा आंसर बिल्कुल ऐसे ही आया। यही पोटेंशियल हो जाएगा डी का, और यही पोटेंशियल होगा ए का। क्यों? वायर कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल हो जाता है सेम, दुनिया इधर से उधर हो जाए चाहे, वायर कनेक्ट करोगे तो पोटेंशियल हो जाएगा सेम। जो बी का पोटेंशियल है वही इक्वल टू ए का पोटेंशियल होगा बाद में। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएगा इसका, और यही होगा। सेकंड वाले पर आओ। राइट, टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा रखे हैं तुम्हें लास्ट सेशन में, पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस की सारी प्रॉपर्टीज तो लिख देना वहां से। क्वेश्चन पे आते हैं फिलहाल। A uniform electric field of 50 न्यूटन पर कूलम is set up in a region along positive x axis। हमारे पास हमारे पास x एक्सिस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 50 माइक्रो 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है उसने? इफ द पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज 220, यहाँ कहीं पे ऑरिजिन बना लो, तो पोटेंशियल कितना है? 220। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट 4,3। 4,3 एक पॉइंट है, अगर ये ऑरिजिन है, ठीक है, तो 4,3 कहीं पे यहाँ लाई करेगा। 4,3 पॉइंट पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लो ओ, इस पॉइंट को मान लो ए। पोटेंशियल पूछा है ए, पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू ई डी। ई कितना है? 50। डी कितना है? निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा डी होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डी होती है डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? ये वाली डिस्टेंस नहीं होती, ये भी कर चुके हम लोग क्वेश्चन, ये वाली डिस्टेंस नहीं होती। डी कौन सी डिस्टेंस होती है? यहाँ से इस पॉइंट तक चलो, वो तो ये डिस्टेंस हो जाएगी नहीं, यहाँ से इस पॉइंट तक चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस पॉइंट से यहाँ तक आना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये पहुंच गए। इस पॉइंट की लाइन में पहुंचना था मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते चलते। ठीक है, तो ये पहुंच गए हम लोग। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम डी की जगह पे? सेंटीमीटर मीटर का देख लो, हाँ मीटर था तो इसको ऐसे रहने दो, सिंपल आंसर कितना आ जाएगा? 200। वेरी चीज, आगे बढ़े। तो आज के सेशन के लिए काफी है इतना। ठीक है, बाकी अभी काफी सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं इसके, एक सेशन और लगेगा फिर इसमें। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हैं, सेशन लेंथी हो जाएगा ये ज्यादा ही। तो ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तक आप लोग इनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, और जैसा तुम लोग को बता रखा है इन क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे सोचना है, बाय हैंड खुद से सेल्फ स्टडी करना। और अगर पुराने सेशंस तुमने मिस कर दिए तो प्लीज उनको जरूर देखना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने उसी में समझे हैं, इसमें तो सिर्फ क्वेश्चन किए हम लोगों ने। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।